हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पे फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ये हर फिज़िकल एजुकेशन के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक फ़िज़िकल एजुकेशन के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो जितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है उतना ही इसका जो फील्ड है वो ब्रॉड है। तो बट टेंशन नहीं, जिन बच्चों को शॉर्ट में और टू द पॉइंट पढ़ने का जो इंटरेस्ट है, जहाँ हैबिट है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में पूरे चैप्टर को, जो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स पूरे कॉन्सेप्ट को एक शॉर्ट वीडियो में मीन्स फुली कंप्लीट हमने एक्सप्लेन किया है। और उन इम्पोर्टेंट्स टॉपिक और इम्पोर्टेंट जो कंटेंट को ही ऐड किया है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और हर क्वेश्चन पेपर में फिज़िकल एजुकेशन का, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे वो किसी पीटीआई पोस्ट के लिए हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड है उसके फील्ड में हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इस टॉपिक को शॉर्ट में बट क्वालिटी बेसिस हम समझेंगे और समझाएंगे। होप सो आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपको पता ही है, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो फर्स्टली हमें जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो सिंपल वर्डिंग में या सिंपल नॉर्मल लाइफ में अगर ट्रेनिंग को बात करें, तो ट्रेनिंग मीन्स द एक्शन ऑफ टीचिंग अ पर्सन अ पर्टिकुलर स्किल्स। तो मतलब कि किसी भी पर्सन का जो लाइफ में किसी भी काम को करने का जो एक्शन है, जहाँ उसको सीखने का जो प्रोसेस है, उस पर्टिकुलर स्किल को, उस पर्टिकुलर तजर्बे को हम ट्रेनिंग बोलते हैं। स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है हमारी, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमारे मेनली स्पेसिफिक फील्ड के और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की डेवलपमेंट आ जाती है। इन स्पोर्ट्स athletes require specific type of physical fitness components, and to improve these components a specific type of training is required। तो सिंपल भाषा में अगर बोलें तो जो हमारे फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस एंड कोऑर्डिनेशन, उनकी अलग अलग एक्टिविटी के रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग उस स्किल्स को डेवलप करना, वो फिजिकल या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आता है। क्योंकि आपको पता है अलग अलग गेम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हर जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लाइक एक लॉन्ग रेसर में जो क्रॉस कंट्री या 5000 मीटर या 10,000 मीटर रेस लगाता है, उसको जो इंडोरेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी तरफ अगर कोई एथलीट या प्लेयर फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट लाइक ऐसी गेम्स खेलता है, उसके लिए एंडोरेंस और विद उसकी एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। बट अगर इसके अलावा हम अगर देखें कबड्डी में, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, इसमें मोस्ट ऑफ जो हमारी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिगार्डिंग ही जो एक प्लेयर है अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करेगा। तो इसलिए स्पेसिफिक हमारा जो स्किल्स हो जाती है उसको हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा मीनिंग ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ट्रेनिंग देने से पहले, किसी भी तरह की जो किसी भी स्किल उसको सिखाने से पहले, उसका जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंस है उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी में, उसके साइकोलॉजिकल कैपेसिटी में, उसके जो बिहेवियर के अकॉर्डिंग।
तो सबसे पहले पर्टिकुलर पर्सन का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि उसका जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल कैपेसिटी है उस एक्टिविटी को करने की, अगर थोड़ी बहुत है जहाँ उसको डेवलप किया जा सकता है तो उसकी जो सिलेक्शन करके उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो इसमें हम जानेंगे कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इज़ द सर्च फॉर यंग एथलीट विद द पोटेंशियल टू बिकम अ एलीट एथलीट। तो कहने का मतलब है कि जो यूथ हैं, यंग हैं, उसमें एक जो पोटेंशियल पावर होती है, एक किसी काम को करने की क्षमता होती है, जो कि एक उसको एलीट एथलीट बनाती है, मीन्स एक प्रोफेशनल प्लेयर या एक प्रोफेशनल एथलीट बनाने में हेल्पफुल करती है, उसको हम सर्च करते हैं। फ्रॉम द ग्रास रूट टू द एलीट लेवल देयर आर numerous scouts and coaches who attend the games to try and uncover the hidden gem that no one else can spot। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बेस से, ग्रास रूट से कोई कोच या स्काउट जो होते हैं, गाइड होते हैं, वो उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, देन उनके हिडन टैलेंट को वो सर्च करते हैं, तो उसको हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के 4 फेसेस हैं। जो ये टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, ये 4 फेसेस से होकर निकलता है, गुजरता है, तो उसकी जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फर्स्टली है टैलेंट डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब क्या है, इसमें डिस्कवरी है, खोज से है कि पहले टैलेंट को खोजना पड़ता है। ठीक है, मीन्स किसी के अंदर कोई जो स्किल करने की कैपेसिटी या क्वालिटी होती है उसको हम डिस्कवर करता है, कोई भी एक एक्सपर्ट पर्सन, उसको टैलेंट डिटेक्शन बोलते हैं। सेकंड है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। फिर उसका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कुछ सम स्किल्स के थ्रू, कुछ टेस्ट मेजरमेंट के थ्रू उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। थर्ड है टैलेंट डेवलपमेंट। तो देन उसके बाद जब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है पर्सन का, तो उसकी जो टैलेंट उसके अंदर होता है उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, बेसिक से लेके मींस उसके जो प्रोफेशनल लेवल तक उसकी टैलेंट डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो देन लास्ट जो फोर्थ फेसेस है वो है टैलेंट सिलेक्शन। तो उसके बाद उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, पर्टिकुलर गोल्स के लिए उसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है, जिसके लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई है, या उसकी जो स्किल्स अंदर हैं या डेवलप की हैं उसकी सिलेक्शन उसमें फाइनली हो जाती है। तो ये हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग का मीनिंग एंड उसके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की जो कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, और मेनली हमारे पूरे चैप्टर के जो हम बोल सकते हैं एक साइंस स्टार जो टॉपिक है वो है हमारा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। मेनली जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कंपोनेंट्स हैं उसको हम वन बाय वन रीड करेंगे कि वो कौन से कंपोनेंट हैं, उनकी टाइप्स क्या है, उनकी जो मेथड्स कौन से हैं डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट हमारा कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। तो हमारे जो मसल्स की, ह्यूमन बॉडी के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उसकी एक एबिलिटी या कैपेसिटी बोल सकते हैं, वो है जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है। स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन बी एक्सर्ट। तो हम स्ट्रेंथ को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन के जो मसल के थ्रू जो फोर्स है वो मींस प्रोड्यूस की गई है, लगाई गई है, वो है हमारी स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेंथ की जो टाइप्स हैं। मेनली स्ट्रेंथ जो है 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू अगेंस्ट ओवरकम अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है हमारी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो हमारा एबिलिटी लगती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो एग्जांपल है पावर लिफ्टिंग। तो इसमें अगर सिंपल वर्डिंग में समझें तो किसी भी एक टास्क को या एक कंप्लीट एक्शन को करने के लिए, तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है मेनली 2 टाइप की होती है। ये एक को हम बोलते हैं स्टैटिक्स
स्टैटिक जो स्ट्रेंथ होती है और दूसरी होती है हमारी डायनामिक। ठीक है, डायनामिक जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, तो मेनली ये दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है। बट जो डायनामिक है फर्दर 3 टाइप में डिवाइड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो ऐसी हमारी मसल्स की एबिलिटी है जो सिंगल एफर्ट्स में मैक्सिमम फोर्स लगा के जो किसी भी टास्क या स्किल को परफॉर्म करती है, उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे पावर लिफ्टिंग, जब कोई एथलीट पावर लिफ्टिंग की एक्टिविटी करता है तो वो अपनी बॉडी का जितना भी फोर्स होती है उसको वो यूज़ करके मीन्स वेट को लिफ्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो सेकेंड है हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को हम मेनली बोलते हैं विस्फोटिक स्ट्रेंथ होती है जो एकदम से विस्फोटिक तौर पे लगती है, मीन्स विद द स्पीड ऑफ बॉडी एंड मैक्सिमम स्ट्रेंथ को जो कंबाइन होता है काम, उसको हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी। एग्जाम्पल थ्रोइंग, द जंपिंग इवेंट्स एंड plyometric exercise used to develop the explosive strength। जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं तो उसमें क्या होता है कि स्पीड के साथ जंपिंग इवेंट होते हैं, जंपिंग मतलब कि एक्टिविटीज़ होती है, उसको प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो वो हमारी क्या है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की एग्जांपल है। लॉन्ग जंप में भी पहले एथलीट दौड़ के आता है पूरा तेज, देन वो टेक ऑफ बोर्ड से जंप उठाता है, तो वो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। तो मीन्स हमारी जो थकावट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है एबिलिटी हमारी, वो स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। मीन्स लॉन्ग टर्म तक किसी भी एक्टिविटी को करने की जो क्षमता है, हमें उसको स्ट्रेंथ एंडोरेंस बोलते हैं। जैसे रेसलिंग है, जुडो है, साइकिलिंग है, लॉन्ग रनिंग रेस है, वो सारी हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस की एग्जाम्पल हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो किसी भी पर्सन की जो स्ट्रेंथ को डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। अगर किसी एथलीट ने अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो वो कौन से मेथड यूज़ करे तो अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकता है, तो हम उसको वन बाय वन रीड करेंगे। तो फर्स्ट है आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक में जो है, आइसोमेट्रिक को हम अगर सेकंड लैंग्वेज में बोलें तो हम इसको स्टैटिक जो भी बोलते हैं आइसोमेट्रिक। तो ये जो फर्स्टली जो डेवलप किया था हेटगिंगर एंड मुल्लर ने, जो ये मेथड था डेवलप किया था। इन दिस इज़ द लेंथ ऑफ द मसल्स रिमेन द सेम। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो आइसोमेट्रिक है इसको स्ट्रेंथ जो स्टैटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो इसमें मेनली एक कंडीशन होती है कि जब हम कोई भी पर्सन एक्टिविटी कर रहा होता है, मीन्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करता है, तो उसमें हमारे जो उसके जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं उस मसल्स की शेप एंड साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मीन्स स्टैटिक पोजीशन पे रहेंगे। एंड थर्ड पर्सन को उनकी शेप एंड साइज में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जहाँ मेथड्स होता है। जैसे कि एग्जांपल पुश द वॉल, मींस कोई भी पर्सन खड़ा होकर अगर वॉल को दीवार को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, तो आप देखोगे कि उसकी जो आर्म की मसल्स हैं, लेग की मसल्स हैं, उनकी साइज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट उसके जॉइंट्स पे स्ट्रेस कंटिन्यूसली पड़ रहा है, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। प्लैंक एक्सरसाइज है जो, वो भी आइसोमेट्रिक की एग्जांपल है। तो सेकंड है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है जो हमारा, ये मेनली किसने डेवलप किया था, डी लॉर्मी ने डेवलप किया था। आइसो जो टॉनिक है, आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि जो मसल चेंजिंग दिखता है इसमें, जो इसकी लेंथ है उसकी जो है शेप है वो चेंज होता है। तो जैसे स्क्वाट है, बाइसेप्स कर्ल्स हैं, उसमें जैसे मान लो कोई पर्सन जिम में जाके डंबल्स की एक्सरसाइज करता है, आर्म को बेंड करता है, तो आप देखोगे कि उसकी जो ट्राइसेप बाइसेप मसल्स हैं उनकी जो शेप एंड साइज में डिफरेंस आ रहा है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, उसको आइसोटोनिक जो ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। कि वन
वन साइड के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं और दूसरी साइड के जो मसल रिलैक्स हो रहे हैं, उस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं आइसोटोनिक जो ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। ये भी हमारी जो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थर्ड जो मेथड्स है वो है आइसोकाइनेटिक्स। आइसोकाइनेटिक फर्स्टली जो जे पेरिन ने डेवलप किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कंट्रैक्शन मैक्सिमम थ्रू आउट द होल रेंज ऑफ मोशंस में आती हैं। मींस ये जो आइसोकाइनेटिक है ये एक कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट एक वेलोसिटी पे हम एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट से ये परफॉर्म की जाती है। तो इसलिए ये जो मेथड्स हैं इसमें एक क्या बोलते हैं, जो एक मैक्सिमम जो रेंज है उस तक हम मोशन कर सकते हैं। तो इसमें जो साइकिलिंग है, जो जिम में आपने देखा होगा एक साइकिल होता है, तो उस पर जो साइकिलिंग करनी है एक फ़िक्स पॉइंट या फिक्स रेस पे स्टार्ट दे के हम उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज ऑन द मशीन्स, मशीन पे कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वो है हमारी आइसोकाइनेटिक की एग्जांपल। इन तीनों मेथड से हम अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोरेंस। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो है एंडोरेंस। तो एंडोरेंस इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यूस एक्टिविटी, इन इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग। तो कहने का मतलब है किसी भी काम को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यूसली करने की जो हमारी क्षमता है, एबिलिटी है, हम उसको एंडोरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो बिना थके हुए हम किसी भी एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म तक कर पा रहे हैं, वो हमारी एंडोरेंस एबिलिटी है। तो क्लासिफिकेशन है इसकी जो एक्टिविटी के बेस्ड है फर्स्टली। तो फर्स्टली जो इसकी जो टाइप्स है एंडोरेंस की, वो है शॉर्ट टाइम एंडोरेंस। दिस एबिलिटी टू रिक्वायर्ड फॉर द साइक्लिक स्पोर्ट्स विच लास्ट फ्रॉम 45 सेकेंड टू 2 मिनट। तो जो शॉर्ट टर्म की एक्टिविटीज़ है वो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो एक्टिविटी हमारी 45 सेकंड से लेके 2 मिनट तक की जो एक्टिविटी है, चाहे वो कोई रनिंग इवेंट है, चाहे वो कोई थ्रो इवेंट है, चाहे कोई जंपिंग इवेंट है, तो जो 2 मिनट से पहले पहले कंप्लीट हो जाता है हम उसको, उसमें जो यूज़ होता है वो शॉर्ट टाइम एंडोरेंस यूज़ होता है। तो these activity will be result in the high amount of the lactic acid contractions in the blood. Example 200 ml जो 200 ml and 200 मीटर रेस एंड 400 मीटर रेस एंड रेसलिंग, जो इस तरह की अगर एक्टिविटी है उसमें हमारा जो है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस यूज़ होता है। तो इसमें एक वर्ड आया है लैक्टिक एसिड। जितनी भी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ होंगी तो उसमें क्या है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, जिसके कारण हमारे मसल्स जो मीन्स थकावट महसूस करते हैं, मसल जो टाइट हो जाते हैं लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में होता है। सेकंड है हमारा मिडिल टाइम एंडोरेंस। तो दिस एबिलिटी नीडेड फॉर द साइक्लिक एक्टिविटी कंटिन्यूइंग बिटवीन द 2 to 8 मिनट। जो कोई भी एक्टिविटी 2 से लेके 8 मिनट तक की होती है तो उसको हम बोलते हैं मिडिल टाइम एंडोरेंस। तो इसमें हमारी 1500 मीटर रेस और 3000 मीटर रेस इंक्लूड हो जाती है। तो ये हमारी क्या है, मिडिल टाइम एंडोरेंस है। तो देयर इज़ द हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड कॉन्ट्रैक्शन इन द ब्लड एंड मसल्स। इसमें हाई लेवल के जो लैक्टिक एसिड जो इकट्ठे हो जाते हैं हमारे ब्लड और मसल्स में, जिसके कारण हमारी बॉडी थकावट में आ जाती है। और ये जो एक्टिविटी होती है 2 से 8 मिनट के बिटवीन होती है। तो थर्ड है लॉन्ग टाइम इंडोरेंस। एक्टिविटी कंटिन्यूस मोर देन 8 मिनट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ग्लाइकोजन स्टोर्स इन द मसल्स एंड लीवर। तो इसमें क्या है, 8 मिनट से जो ऊपर की जो कोई भी एक्टिविटी है, चाहे वो 30 मिनट की है चाहे 20 मिनट्स की है, तो वो सारी हमारी आ जाती है लॉन्ग टाइम इंडोरेंस में। तो इसमें हमारी 5000 मीटर 10,000 मीटर रेस, कबड्डी वगैरह, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें आ जाती हैं। तो मेनली इसमें जो एनर्जी का सोर्स होता है वो ग्लाइकोजन होता है, जो क्या होता है हमारे मसल्स में
एक स्टोर फॉर्म के रूप में, एनर्जी फॉर्म के रूप में स्टोर होता है और लीवर में स्टोर होता है, वो यूज़ करती है बॉडी फॉर द एनर्जी पर्पज़। तो इसको हम लॉन्ग टर्म इंडोरेंस बोलेंगे। नाउ द मेथड्स फॉर डेवलपिंग इंडोरेंस ट्रेनिंग। तो ऐसे कौन से मेथड हैं जो हमारे इंडोरेंस को डेवलप करते हैं, तो उनको यूज़ करके। तो फर्स्टली हमारे जो कॉन्टीन्यूस मेथड है, इसमें हमारा स्लो कंटिन्यूस मेथड आ जाता है। इन दिस स्पोर्ट्स पर्सन एक्सरसाइज एट द सर्टेन स्पीड विदाउट एनी पॉज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन अपनी स्लो स्पीड से मीन्स जो हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो लो होती है, बट जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्ग होता है। स्लो स्पीड से वो कंटिन्यूसली करता है, उसको हम स्लो कंटिन्यूस मेथड बोलते हैं। इससे हमारा इंडोरेंस डेवलप होता है। तो सेकंड हमारा है फास्ट कंटिन्यूस मेथड। तो फास्ट कंटिन्यूस मेथड में हमारी जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है और जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो इन दिस वर्क डन एट द फास्ट बट अनचेंजिंग पेस फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसमें क्या होता है कि बिना चेंजिंग के थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन का जो एक्टिविटी होती है तो वो होती है हार्ट रेट जो होती है 160 to 180 बीट पर मिनट होती है। ड्यूरेशन नॉट लेस देन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स से कम नहीं होती, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है फास्ट कंटिन्यूस मेथड की जो हमारी एक्टिविटी होती है। तो इससे भी हमारा एंडोरेंस डेवलप होता है। तो नेक्स्ट है वेरिएबल पेस मेथड्स। दिस मेथड द एक्सरसाइज इज़ डन कंटिन्यूसली बाय द चेंजिंग स्पीड और पेस। तो इसमें क्या होता है कि वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएशंस। तो अपनी स्पीड में वेरिएशन लेके ना, कभी फास्ट कभी स्लो कभी फास्ट। तो वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए जो हम करते हैं अपनी स्पीड में पेस को चेंज करते रहते हैं, उसको हम वेरिएबल पेस मेथड बोलते हैं। इससे भी हमारा जो इंडोरेंस है वो डेवलप होता है। तो नेक्स्ट है फार्टलेग मेथड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और मतलब कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंडोरेंस डेवलप करने के लिए और बहुत ज़्यादा फेमस है जो ये मेथड है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। तो जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है मेनली ये गोस्टा हॉलमर ने 1937 में डेवलप किया था। ठीक है, 1937 में गोस्टा हॉलमर ने, ये याद रखना, ये भी एमसीक्यू में आ जाता है बहुत टाइम। तो ये स्वीडिश वर्ड से लिया गया है जिसको हम स्पीड प्ले के नाम से भी मीन्स फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड को अदर नेम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीड प्ले मेथड। तो कभी भी आपको स्पीड प्ले के नाम से आ जाए तो ईजिली आप समझ लेना कि फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड की ही बात कर रहे हैं। इन दिस मेथड चेंज इन द स्पीड इज़ नॉट प्री प्लेन। इसमें क्या जो स्पीड होती है प्री प्लान नहीं होती चेंज करना। तो इसलिए एथलीट चेंज द स्पीड ऑन हिज ऑन ड्यूरेशन ड्यूरिंग द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एंड दिस द फीलिंग। तो इसमें जो एथलीट है अपनी मर्जी से स्पीड को चेंज कर सकता है, फास्ट कर सकता है, स्लो कर सकता है अपनी कंडीशन एंड जो उसकी एनवायरनमेंट है उसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग। तो नीड मोर सेल्फ डिसिप्लिन। इसमें क्या होता है सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है कि एथलीट को अपनी मर्जी से अपनी स्पीड को अपने पेस को बरकरार रखना होता है। तो क्योंकि जब कोई भी प्लेयर एक्टिविटी करता है तो उसका मन ये करता है कि इसको बीच में अदम में छोड़ दें और इसको कंप्लीट ना करें। तो बट उसका सेल्फ डिसिप्लिन इसलिए काम करता है कि उसको टास्क कंप्लीट करना होता है पेशेंस रख के। तो उसको बोलते हैं, ये जो मेथड है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द इंडोरेंस एंड स्पीड को डेवलप करने के लिए। ये दोनों कंपोनेंट्स को डेवलप करता है, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है फार्टलेग जो मेथड है। एंड इसके जो एक मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसे ऐसे रास्तों पे ये परफॉर्म किया जाता है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, हमारे जॉइंट्स, हमारे एंकल्स की, हमारी इंडोरेंस, हमारी स्पीड की जो डेवलपमेंट होती है जो कंपटीशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है ये भी हमारे इंडोरेंस एंड स्पीड को डेवलप करता है। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है interval method. The exercise is done relatively with the high intensity with the incomplete recovery। तो उसको इंटरवल मेथड बोलते हैं। जो इंटरवल मेथड है वो भी हमारे इंडोरेंस को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल है।
तो इसमें क्या होता है कि हाई इंटेंसिटी मीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो वर्क होता है विदाउट मीन्स जो रिकवरी के बिटवीन द, उसको हम बोलते हैं इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, आल्सो नोन एज द फ्री वर्जर जो ट्रेनिंग मेथड इसको बोलते हैं। इसका जो सेकंड नेम है फ्री वर्जर ट्रेनिंग मेथड भी बोलते हैं इंटरवल मेथड को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग रेपिटेशंस लगानी होती है, तो उसको एक रेपिटेशन के बाद नेक्स्ट रेपिटेशन बिटवीन द जो हमारे 20 या 15 सेकंड या 10 सेकंड होते हैं, तो उसमें ही हमारा जो थोड़ा सा हार्ट बीट है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होके फिर अगेन हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी लगाते हैं, तो उसको इंटरवल मेथड बोलते हैं। तो नेक्स्ट है रेपिटेशन मेथड। तो रेपिटेशन मेथड में द इंटेंसिटी दिस इज़ द 90 to 100 विद द कंप्लीट रिकवरी। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो इंटेंसिटी होती है 90 से 100 के करीब होती है, मीन्स हमारी जो फुल स्पीड लगा देते हैं उसमें, तो इसमें कंप्लीट रिकवरी होती है। मीन्स एक रेपिटेशन लगाने के बाद हम कुछ टाइम के लिए रेस्ट करते हैं, तो देन फिर फर्दर रेपिटेशन को हम रिपीट करते हैं। बेस्ट मेथड फॉर द स्पीड एंडोरेंस। तो ये हमारे स्पीड एंड एंडोरेंस के लिए बेस्ट मेथड है जो रेपिटेशन मेथड है। तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है थर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है स्पीड। आपको पता है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, अलग अलग स्पोर्ट्स में जो स्पीड को भी यूज़ होता है। तो स्पीड इट इज़ द रेफर टू डू एनी मूवमेंट्स इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी हमारी जो मूवमेंट होती है जो कम से कम पॉसिबल टाइम में कंप्लीट हो जाती है, हम उसको स्पीड मानते हैं। तो इसकी टाइप्स हैं स्पीड की। तो फर्स्ट है रिएक्शनेबिलिटी, सेकंड है मूवमेंट स्पीड। तो रिएक्शनेबिलिटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू या सिग्नल। तो एक सिग्नल पे जो हम जितनी जल्दी एक्शन लेते हैं क्विकली, तो उसको हम रिएक्शनेबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल ब्लॉक स्टार्ट। जो ब्लॉक स्टार्ट होता है एथलेट्स में आपने देखा होगा, जब उस एथलीट को बोलते हैं ऑन योर मार्क सेट एंड गन, जहाँ क्लैपर का स्टार्ट होता है तो उसको हम ब्लॉक स्टार्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिएक्शनेबिलिटी हमारी फास्ट होती है। सेकंड है मूवमेंट स्पीड, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म सिंगल मूवमेंट इन द मिनिमम टाइम। इसमें क्या है, सिंगल मूवमेंट को हम कम से कम टाइम में जो कंप्लीट करते हैं उसको मूवमेंट स्पीड बोलते हैं। तो मूवमेंट स्पीड इज़ द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल के कंट्रैक्शन पे डिपेंड करती है जो हमारी मूवमेंट स्पीड होती है। थर्ड है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज द एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन और फ्रॉम स्लो मूविंग पोजीशन। तो जो हमारी एक स्टैटिक पोजीशन या स्लो मोशन पोजीशन होती है, उससे हमने हाई स्पीड पे अपनी मोशन को या मूवमेंट को लेके जाना है, उसको एक्सेलेरेशन बोलते हैं। वो कितने मिनिमम पॉसिबल टाइम में हम अपनी अचीव कर लेते हैं, तो वो ही एक्सेलेरेशन हमारी जो स्पीड होती है। फोर्थ है लोकोमोशन स्प्रिंटिंग स्पीड, इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ लोकोमोशन फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन और द डिस्टेंस। इसमें हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको हम कितने लॉन्ग टर्म तक उस स्पीड पे मेंटेन करके रख पा रहे हैं, उस डिस्टेंस को कवर कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोकोमोशन स्प्रिंट स्पीड बोलते हैं। जैसे कि मान लो 100 मीटर जो रेस है, 100 मीटर रेस में फर्स्टली 20 से 30 जो मीटर की डिस्टेंस होता है उसमें हमारी जो एक्सेलेरेशन स्पीड आ जाती है, और जो लास्ट का जो 70 to 60 मीटर होता है उसमें हमने अपनी स्पीड को मेंटेन रखना होता है एंड तक, तो उसको हम लोकोमोशन या स्प्रिंट स्पीड बोलते हैं। तो फिफ्थ है हमारा स्पीड एंडोरेंस, इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म स्पोर्ट्स मूवमेंट विद द हाई स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। तो हमारी जो स्पीड मूवमेंट है, मीन्स किसी भी एक्टिविटी को स्पीड से हाई इंटेंसिटी पे करने की लॉन्ग टर्म तक जो हमारी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, बिना थके हुए, हम उसको स्पीड एंडोरेंस बोलते हैं। तो ये इसकी टाइप्स थी स्पीड। तो स्पीड को डेवलप करने के लिए मेनली 2 मेथड हैं। एक तो हमारा है एक्सीलरेशन रन और दूसरा है हमारा पेस रन। इन 2 मेथड से हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल एट द जॉइंट। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम रेंज तक कितने मूव हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं पॉसिबल कंडीशन में, तो हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये मेनली दो टाइप की होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फर्स्टली हम ये जानते हैं कि एक्टिव द रेंज ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय द इंडिविजुअल एफर्ट्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी होती है वो होती है मीन्स विदाउट हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल, तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये होती है स्टैटिक एंड डायनामिक, दो टाइप की होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। परफॉर्म इन द स्टेशनरी पोजीशन, जो हम एक जगह पे खड़े होकर परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट कोई हेल्प, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनामिक परफॉर्म वाइल द मोशन, जब भी हम कोई मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके दौरान जो फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ होती है तो हम उसको बोलते हैं डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, द रेंज ऑफ मूवमेंट अचीव विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स किसी सेकंड पर्सन या पार्टनर की हेल्प के साथ जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी मोशन में जाती है, मूव करती है, तो उसको हम पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो ये इसमें पार्टनर, वेट, रबड़ बैंड एक्सेट्रा किसी की हेल्प लेके हम अपनी बॉडी के जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक मूव करा पाते हैं, उसको हम बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट जो मेथड्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए, तो ये भी हम जान लेते हैं। फर्स्टली है बेलास्टिक मेथड, ये ओल्डेस्ट मेथड भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग का ओल्डेस्ट मेथड बोला जाता है इसको। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए, वो है बेलास्टिक मेथड। इन दिस ज्वाइंट स्ट्रेचिंग द रिदमिकली टू द इट इज़ द मैक्सिमम रेंज, एक रिदम में, एक सीक्वेंस में अपनी बॉडी के जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक हम स्ट्रेच करके रखते हैं, उसको हम इलास्टिक मेथड बोलते हैं। स्ट्रेचिंग मूवमेंट इज द डन विद द स्विंग्स, हायर रिस्क ऑफ द इंजरी बिकम अ हाई चांस ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग द मसल्स। इसमें क्या होता है, जब हम किसी मसल्स को ओवर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरी आने के, इसलिए इसको थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड। तो ये हमारा सेकंड मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का। जॉइंट इज़ द स्लोली स्ट्रेच इन द मैक्सिमम एंड होल्ड देयर फॉर फ्यू सेकेंड। तो ये क्या है, स्लोली स्लोली हमने अपनी जॉइंट्स को मूव करना, स्ट्रेच करना है एंड उसको होल्ड करके रखना है, होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 to 10 सेकेंड। तो जो हमारे बॉडी का जॉइंट मोशन करके जा रहा है उसको 4 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है, इससे भी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। तो नेक्स्ट है हमारा पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। तो आइसोमेट्रिक का मतलब होता है हमारा स्टैटिक पोजीशन, नो मोशन, ठीक है। तो पोस्ट का मतलब क्या है, एडवांस द मेथड, इसको एडवांस मेथड भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्रियर सेट जो न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस फर्स्ट कंट्रैक्शन मसल्स आइसोमेट्रिकली फॉर द 6 to 7 सेकेंड। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 6 to 7 सेकेंड तक परफॉर्म करना चाहिए। द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन शुड बी मैक्सिमम। तो जो मैट्रिक जो कंट्रैक्शन है वो क्या होती है, मैक्सिमम करनी चाहिए। आफ्टर दिस द मसल इज द ग्रेजुअली स्ट्रेच टू इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट एंड होल्ड फॉर द 8 to 10 सेकेंड। तो जब हमने मैक्सिमम रेंज तक उसको लिमिटेड में स्ट्रेच कर लिया है तो उसको 8 से 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, तो उसको पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। इससे भी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डेवलप होती है। फोर्थ है हमारा पैसिव स्ट्रेचिंग। पैसिव स्ट्रेचिंग का मतलब यही है कि विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट हेल्प। पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आर यूजली परफॉर्म्ड with an outside force such as a towel partner who apply the stretch to the relaxed joint। किसी भी जॉइंट को किसी भी इक्विपमेंट्स, किसी भी पार्टनर के
थ्रू स्ट्रेच करना और होल्ड रखना, वो होती है पैसिव स्ट्रेचिंग, जिससे भी हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। फिफ्थ है डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक है विद द मोशन, मूवमेंट के साथ साथ जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो क्या है, डायनामिक। जैसे जितनी भी एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सारी क्या डायनामिक स्ट्रेचिंग वाली होती हैं। लेग स्ट्रेचिंग होती है, आर्म स्ट्रेचिंग होती है, ट्रंक स्ट्रेचिंग होती है, साइडवर्ड बेंडिंग होती है, वो सारी क्या है डायनामिक स्ट्रेचिंग की एग्जांपल है। तो जो सिक्स्थ हमारा जो मेथड है फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करना, वो है PNF। इसको अदर नेम से भी जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स टेक्निक। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो मसल्स हैं, आपको पता है जहाँ भी कोई हमारी बॉडी का जॉइंट्स होता है, तो वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो बोथ साइड होते हैं। मींस एक साइड के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, खिंचाव में आते हैं, दूसरे साइड के रिलैक्स होते हैं। जैसे मैंने डंबल्स की एग्जांपल दी थी कि जब कोई पर्सन डंबल्स करता है, एक्सरसाइज करता है, तो जब वो आर्म को बेंड करता है एल्बो जॉइंट से, तो उसके जो ट्राइसेप हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं और जो बाइसेप हैं वो रिलैक्स होते हैं। जब वो आर्म को सीधा करता है स्ट्रेट 180 डिग्री पे, तो उसके जो बाइसेप हैं वो क्या है, रिलैक्स हो जाते हैं, और जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। इससे भी हमारी जो है जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है इस मेथड से। तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ एंड लास्ट जो कंपोनेंट है वो कोऑर्डिनेशन है। तो ये भी कोऑर्डिनेशन जो कंपोनेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द ट्रेनिंग पर्पज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। Coordinations, it is the ability of the body to perform movement with the perfections and efficiency. It is the ability to change movement or direction in the shortest time without getting unbalanced. मीन्स किसी भी एक्टिविटी को बैलेंस के साथ, कोऑर्डिनेट्स के साथ कंप्लीट करना, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन दो टाइप का होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली मीन्स आपकी जो बॉडी के साथ आपके जॉइंट्स, आपके सिस्टम ऑर्गन के साथ आपका जो तालमेल है, तो वो इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। और एक पर्सन का दूसरे पर्सन टीम मेंबर के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन माना जाता है। तो दोनों ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ जो कोऑर्डिनेशन है। फर्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। तो अडेप्टेबिलिटी दैट द अनेबल टू मॉडिफिकेशंस ऑफ मोटर एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द comparisons of the anticipation of a new of changing condition while the performing activity। तो अडेप्टेशन एबिलिटी का मतलब, अडेप्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। तो जब कोई भी नई कंडीशन, नई सिचुएशन में, जब ड्यूरिंग द गेम एक्टिविटी किसी भी कंडीशन में हमें नए नए जो चैलेंजेस मिलते हैं, कंडीशन मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट अपनी बॉडी को, अपनी कंडीशन को हैंडल कर लेना, वो होता है अडेप्टेशन एबिलिटी। ये हमारी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है। बैलेंसिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू कीप बॉडी और इट इज़ पार्ट इन द रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन। तो हमारी बॉडी का जो है एक स्टेबल पोजीशन होती है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, हम बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, तो वो है हमारी बैलेंसिंग एबिलिटी। थर्ड है कॉम्बिनेटरी और कपलिंग एबिलिटी, एबिलिटी टू द पुट पोटेंशियल मूवमेंट टुगेदर इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। जब हम कोई भी एक्टिविटी करते समय, मूवमेंट करते समय, हम कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करते हैं, मींस सेम टाइम पे हमारे अलग अलग बॉडी के जो सिस्टम है, ऑर्गन है, वो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो उसको कपलिंग एबिलिटी बोला जाता है। लाइक द मीन्स, जैसे रग्बी में हम गेम खेलते हैं तो बॉल को कैरी करके लेके जाते हैं, तो साथ में रनिंग भी करना होता है, डिफेंडर को भी हमने साइड में मतलब कि बचाव करना होता है, बॉल को भी कैरी करना होता है। ये सारी चीज़ों को एक टाइम पे वो हैंडल कर रहा है, दिस इज द कपलिंग एबिलिटी। फोर्थ है हमारा काइनेस्थेटिक एबिलिटी, एबिलिटी टू रियलाइज द काइनेस्टिक एंड डायनामिक फीचर्स ऑफ द मूवमेंट। तो ये काइनेस्टिक जो होती है कि एक रिदम में, एक तालमेल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं काइनेस्टिक एबिलिटीज़। रिदम एबिलिटी भी सेम मिलती जुलती होती हैं। एबिलिटी टू द एनेबल टू ग्रैप्स मोटर्स मूवमेंट एंड एक्सप्रेस दैट द मूवमेंट इज़ वेरी कोऑर्डिनेटिव वे विद द ग्रेसफुल एक्शन। तो एक रिदम में, एक सीक्वेंस में, एक स्मूथली वे में
जो एक्टिविटीज़ होती हैं जब हम परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे आपने रिंग जिम्नास्टिक में देखा होगा कि वो एथलीट कैसे रिंग एक्टिविटी को करता है, जिम्नास्टिक परफॉर्म करता है, एक एक्टिविटी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी कंटिन्यूसली, तो हम उसको बोलते हैं रिदम एबिलिटी। तो सिक्स्थ है ओरिएंटेशन एबिलिटी। इट इज़ द practice of the coordination exercise to response a complex movement and activity। तो ओरिएंटेशन एबिलिटी भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, एक सेम टाइम पे काफ़ी एक्टिविटीज़ को हैंडल करना या दूसरे टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो वो हमारी क्या है, ओरिएंटेशन एबिलिटीज़ होती हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़। नाउ द सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग एक अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो सर्किट ट्रेनिंग जो एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें दो तरीके का जो ट्रेनिंग का जो मिक्सअप है, एक तो इंटरवल, एक कंटिन्यूसली जो मेथड यूज़ होता है उसको सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विच कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ एक्सरसाइज अरेंज इन ऑर्डर टू डेवलप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स रिलेटेड फिटनेस। तो उसको हम सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं, जो एक सीरीज एक्सरसाइज को एक अरेंज में एक सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, जो स्पेसिफिक किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए डेवलप करने के लिए हम उसको बोलते हैं सर्किट ट्रेनिंग। तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जिस भी हमने कंपोनेंट को डेवलप करना है उसी तरीके की हम एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे सर्किट में, तो उसको परफॉर्म करेंगे। दिस सिस्टम वाज द इंट्रोड्यूस इन ईयर 1957। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, बाय द मॉर्गन्स एंड E.R. मॉर्गन बोलते हैं इसको, E.R. मॉर्गन पूरा नाम इसका, एंड G.T. एडिमसन। ये दो पर्सन थे जिन्होंने 1957 में इस मेथड को डेवलप किया, सर्किट ट्रेनिंग को। मैक्सिमम स्टेशन जो होते हैं 12 होते हैं और मिनिमम 6 हो सकते हैं। 6 फॉर द बिगनर एंड स्टूडेंट्स चिल्ड्रन के लिए, एंड 12 फॉर द एलीट एथलीट के लिए ये स्टेशन हो सकते हैं। पर्पज़ टू द डेवलप एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ, पावर, लोकल मस्कुलर इंडोरेंस एंड एजिलिटी। इन सभी मीन्स कंपोनेंट्स को या स्किल्स को ये डेवलप करने में हेल्पफुल है सर्किट ट्रेनिंग। यू गेट द opportunity to select the exercise and arrange organize the sequence in which the circuit attempted। कहने का मतलब है एक ऐसे सर्कल बनाया जाता है, उस पे अलग अलग स्टेशन अलाउट किए जाते हैं ऐसे, तो ये मिनिमम 6 हो सकते हैं और मैक्सिमम 12 हो सकते हैं। इन स्टेशन पे अलग अलग एक्टिविटी को डिज़ाइन किया जाता है, जैसे यहाँ जंपिंग, यहाँ स्क्वैट हो गए, यहाँ पर स्कीपिंग हो गया, यहाँ पर डंबल्स हो गए, यहाँ पर एक्टिविटीज़ होगी, यहाँ एरोबिक एक्सरसाइज। तो इस तरीके से ये पूरी जो सर्कल में, तो यहाँ पर सेंटर पे जो गाइड है वो खड़ा होकर इनको ऑब्जर्व करेगा, तो इसको सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं। और एक ये पर्सन जब सारे स्टेशन को कंप्लीट करके लास्ट तक आ जाता है, उसको पूरा एक सर्किट ट्रेनिंग कंप्लीट माना जाता है। और ये अपनी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है, और इसमें जो मतलब कि जो मेथड है फिक्स है, वो टाइप ऑफ सर्किट ट्रेनिंग से हम ले सकते हैं कि जो फिक्स लोड सर्किट भी हम होते हैं, तो मतलब कि जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है तो वो उसमें अपने लोड को फिक्स करेंगे। हम अपनी जो लोड एक्टिविटी या स्ट्रेंथफुल एक्टिविटी को डिज़ाइन करेंगे। इंडिविजुअली लोडेड द सर्किट, इसमें इंडिविजुअली जो सर्किट में जो लोड डिवाइड होता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग भी होता है कि एक स्टेशन पे जितना टाइम फिक्स लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये जो है सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की एक्टिविटी हमने करनी है और किस तरीके का हमने स्किल को डेवलप करना है, उसी तरीके के स्टेशन जो डेवलप किए जाते हैं। तो ये याद रखना है, जो सर्किट ट्रेनिंग है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो इसमें से बनता है और इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो साइकिल्स हैं, तो वो 3 मेनली साइकिल्स हैं, माइक्रो साइकिल, मेसो साइकिल एंड मैक्रो साइकिल। तो इसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रो साइकिल है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट साइकिल, इसको शॉर्टेस्ट
छोटे से छोटा साइकिल सबसे छोटा साइकिल भी बोला जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 5 to 10 डेज़ के बिटवीन हो सकती है, तो इसलिए इसको शॉर्टेस्ट जो साइकिल माना जाता है ट्रेनिंग के लिए। सेकंड जो है मीजो साइकिल, इट इज़ द मिडल साइकिल। इसको मिडल वाला या मध्य वर्ग वाला साइकिल मानते हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा शॉर्ट होता है ना ज़्यादा लॉन्ग होता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है 3 से 12 वीक तक हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं मीजो साइकिल। तो थर्ड है हमारा मैक्रो साइकिल। मैक्रो साइकिल इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइकिल, ये सबसे लंबा साइकिल होता है और ड्यूरेशन इसकी होती है 3 to 12 मंथ की, मीन्स मैक्सिमम 1 साल का ये हो सकता है। तो किसी भी जो कोच या गाइड के लिए ये जो जो ट्रेनर है वो डिज़ाइन करते हैं, इन साइकिल को परफॉर्म करते हैं किसी भी ट्रेनिंग के लिए। होप सो आपको ये सारे टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, और किसी भी एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इतना कंटेंट याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सफिशेंट है। अगर आप इतने कंटेंट को रिवाइज़ कर लोगे, याद कर लोगे, तो किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वो सफिशेंट है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो विद द एग्जांपल्स, विद द एक्सप्लेनेशन। तो किसी भी बच्चे ने अगर ये टॉपिक इतना ही याद कर लिया तो उसके हर जो क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। अगर आपको इसी तरीके के जो इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं एंड एमसीक्यू चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो इस पे जाके आप इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और बाकी अदर्स जो टॉपिक है हमारे करवाए हुए हैं लास्ट प्रीवियस हैं, उसके जो एमसीक्यू हैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो वो वहाँ पर जाकर रिवीजन कर सकते हैं। बहुत जो क्वांटिटी बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन हैं, और नई और मोर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल आपको हेल्प देता है स्टडी के लिए, आपको फिज़िकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स में, अगर उनको भी हेल्प मिल सके तो। मेरे चैनल का नाम है PKS लर्निंग गुरु। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।